नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा दिन का कारोबार, साथ ही कल की क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल आपको बाजार पर क्या खास रणनीति रखनी है। साथ ही हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय है आज। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम, उनका भी परिचय करा दें। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल। पूजा में बताएंगे उज्जीवन और इक्विटास क्यों है फोकस में, और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पर क्या कहती है एक्सक्लूसिव रिसर्च। मानसी से हमें जानेंगे आज क्यों आया रियल एस्टेट शेयरों में उछाल। खंडेलवाल हमें बताएंगे नेक्टर लाइफ से जुड़ी एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। चेतन से हम जानेंगे क्या है स्टील सेक्टर के लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच मिला जुला कारोबार आज देखने को मिला। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से 100 अंक फिसलकर 15,700 के नीचे सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से 325 अंक फिसलकर 52,375 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक उतार चढ़ाव के बीच 125 अंक चढ़कर 35,200 के नीचे बंद हुआ। आज कुछ सेक्टर में जैसे आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया, तो रियल्टी शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज नया लाइफ हाई बनाने में कामयाब रहे। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 746 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 447 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन उतार चढ़ाव भरे कारोबार के मायने क्या है। भारतीय बाजारों ने नए हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ की। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन मजबूती के संकेत थे। अमेरिका में शुक्रवार को तगड़ी खरीदारी हुई और रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे डाउ, नेस्डेक, S&P 500 और उसके चलते भारतीय बाजारों में दमदार शुरुआत होनी तय थी, हुई भी, लेकिन 15,800 को पार करने में नाकामयाब रहा। इनफैक्ट पहला हाफ पूरे दिन भर बाजार ने अच्छा ट्रेड किया। मिड सेशन में यूरोप खुलने के बाद एक बार झटका लगा, जोर से बाजार नीचे आया 15,650 के आसपास और वहां से रिकवरी होती हुई दिखी। आखिरी 1-1.5 घंटे में फिर से निचले स्तर दिखे भी, लेकिन फाइनली बंद होते होते 15,700 के बेहद करीब निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। हल्के हरे निशान में 2-3 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी जरूर मजबूत रहा, 35,000 के लेवल को तोड़ा नहीं, 35,500 के पार निकला नहीं, लेकिन हरे निशान में 100-125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, तो वहां पर खरीदारी और मजबूती बेहतर थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार एक्शन भरपूर है। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखे। चौतरफा खरीदारी का माहौल था, तो जो कुछ भी कमजोरी और सुस्ती थी वो सिर्फ दिग्गजों तक सीमित थी। सेंसेक्स हल्के से लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था। अब जो मजबूती की वजह वो देख लीजिए। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, और दूसरा भारतीय बाजार ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। जिस तरह की पोजीशंस बनी है, जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन। तो फिर कमजोरी की वजह क्या है? कमजोरी की जो वजह, पहला, डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त और सुबह से ही थोड़े दबाव में थे। दोपहर के बाद थोड़ा दबाव बन गया, डाउ फ्यूचर्स में बढ़ गया उसकी, और हमारे बाजार बंद हुए तब 125, 150, 140 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से, तो वहां से दबाव आया। एफआईआईज की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, वो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। कॉल राइटिंग काफी होती दिख रही है। तो ये 2-3 फैक्टर थे जिसकी वजह से बाजार ऊपर टिक नहीं पाए। और आमतौर पर होता है कि आप तेजी दिखाते हैं, लेकिन पहले अहम रुकावट के लेवल पर ही बाजार अगर पार न कर पाए तो थोड़ी टेंशन होती है, और वो थी 15,800 के लेवल की, तो वहां से बाजार नीचे आते हुए दिखे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उस लिहाज से एक्शन मिला जुला दोनों तरफ रहा। मजबूती के साथ पहला हाफ, कमजोरी के साथ सेकंड हाफ, लेकिन फिर भी बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग बेसिस पर ठीक ठाक हम बंद होने में कामयाब रहे। तो अब कल के बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रखनी है, अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था जानते हैं। देवांशी आशर का रुख कर लेते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर भरपूर एक्शन था और कहां पर दिखी नरमी? जी बिल्कुल, आप देखिए आज बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। जो शुरुआती ट्रेड्स थे आज के दिन में वो काफ़ी पॉजिटिव थे। निफ्टी 50,750 के लेवल्स के ऊपर था। निफ्टी बैंक से काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा, लेकिन आखिरी 1 घंटे में हमने देखा जो इंटरनेशनल मार्केट से वहाँ पे प्रेशर के चलते हमारे बाजार में भी दबाव आता हुआ दिखा, स्पेशली निफ्टी बैंक पर। आज 125 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग ज़रूर दी है, लेकिन अब देखिए 35,200 के लेवल्स के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग एकदम सपाट होती हुई दिखी। 15,700
के लेवल्स के नीचे। लेकिन आज अगर ओवरऑल देखें तो मिड कैप इंडाइसेस ने नया रिकॉर्ड बनाया। कैश मार्केट में आज जमकर खरीदारी आती हुई दिखी और इसके साथ ही अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स आज हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे। केवल आईटी था जहां पे आज हल्की सी गिरावट थी और मेटल्स में थोड़ा सा दबाव था। सबसे पहले आप देखें गेनर्स की बात करें तो रियल्टी स्टॉक टॉप गेनर था आज के दिन में। आईबी रियल 15% तक की मूव्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस और बहुत सारे स्टॉक्स थे जैसे किसान टेक जहां पे आज गेन्स आते हुए दिखे। टेक्सटाइल स्टॉक में आज खरीदारी थी। अरविंद, केपीआर मिल्स, एसपी अपैरेल्स, वेल्सपन इंडिया, इन सब में आज खरीदारी आती हुई दिखी और टॉप परफॉर्मर्स रहे कैश मार्केट के। साथ ही आप देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और होल्डिंग कंपनीज जहां पे आरबीआई की तरफ से अमेलगमेशन की अर्जी करने की मंजूरी आती हुई दिखी। इसके चलते सारे स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन होता हुआ दिखा। इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, लेकिन आप देखिए होल्डिंग कंपनीज में सबसे ज़्यादा एक्शन था और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी आईडीएफसी भी यहाँ पे भी जमकर एक्शन आता हुआ दिखा। दूसरे आप देखिए कैश मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स थे जैसे कि फोर्स मोटर्स है, केआरबीएल है, ईडल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन्स आज बनते हुए दिखे। मिड कैप स्टॉक्स में भी आज जमकर खरीदारी थी और आप देखिए जी बिजनेस पर जो आपकी सुपर हिट कॉल्स में कमाई होती हुई दिखी। पूर्वांकर आज आपको रेकमेंड किया गया था। टाटा केमिकल्स, उज्जीवन फाइनेंशियल स्टॉक ऑफ द डे में आपको रेकमेंड किया गया था। एसआईपी स्टॉक में भी आज आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी है। लेकिन लाल निशान में अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स थे 1 से 1.5% तक की गिरावट आज हमने सारे आईटी स्टॉक्स माइंडट्री, इन्फोसिस, जस्ट डायल, ओएफएसएस इन सब में देखी है। और साथ ही आप देखिए जो गिरावट थी वो मेटल स्टॉक्स में थी। टाटा स्टील, वेदांता, नैल्को हल्की सी गिरावट करीब 1% तक की नरमी के साथ ये स्टॉक्स में कामकाज हुआ। तो इन ऑल अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। मिड कैप्स और साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स थे कैश मार्केट के जहां पे अच्छे गेन्स थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडेक्स था जहां पे थोड़ा सा दबाव आज आता हुआ दिखा सेकेंड हाफ में। सुदीप जी आपके पास आ रहे हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के साथ बाजार की शुरुआत हुई। पूरे हफ्ते के लिए बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, ये समझना आपसे चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बाजार के लिए कौन से इवेंट्स रहेंगे? स्वाति जी देखिए, सबसे बड़ा संकेत तो आईपीओ मार्केट से मार्केट को मिलेगा। आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ, इंटरेस्टिंग आईपीओ इस हफ्ते में मार्केट को हिट कर रहे हैं। जोमेटो जैसे बड़े कंपनीज बड़ा क्वांटिटी 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट से उठाने की बात कर रहे हैं, तो इस पे मार्केट का बहुत नजर रहेगा। और जैसे हम हमेशा करते हैं ग्लोबल मार्केट पे तो जरूर नजर रहेगा। जैसे आज हमने देखा ग्लोबल डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा नरमी थी, तो उसका कारण इंडियन मार्केट में आया। तीसरी बात, कंपनी स्पेसिफिक जो न्यूज फ्लो या सेक्टर स्पेसिफिक जो न्यूज फ्लो, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में आज देखने को मिला, टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ न्यूज फ्लोज थे, वहां से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आया। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो होल्डिंग कंपनीज है उसके साथ मर्जर का आरबीआई का कंसेंट आने के साथ साथ वहां पे एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। तो ऐसे सेक्टर और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज मार्केट को गाइड करेगा। ओवरऑल हम लोगों को लगता है मार्केट का मूड पॉजिटिव रहेगा, पर मार्केट में ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं है जो कि मार्केट को 15,800 के ऊपर बहुत ज्यादा ले जा पाएगा। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि उसी लेवल के आसपास आके मार्केट थोड़ा टूट रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। पर ओवरऑल अगर आप पूछे तो हम लोगों को लगता है कि ये अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गया था, बहुत जल्दी बहुत बड़ा था, और इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट होना मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है, हम लोग मानते हैं। और एक सॉलिड बेस बनाने के बाद यहाँ से कोई अच्छा ट्रिगर आएगा तब ऊपर जाएगा। पर इस हफ्ते बाय एंड लार्ज रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईपीओ मार्केट पे ज्यादातर नजर रहेगा। आईपीओ मार्केट पर इस पूरे हफ्ते नजर रहेगी। सुदीप जी से बातचीत जारी रहेगी। लंबी अवधि के नजरिए वाले स्टॉक भी हम आप से समझेंगे सर, लेकिन उससे पहले कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन का रुख कर लेते हैं। खास तौर पर इक्विटास और उज्जीवन आज फोकस में रहे। रिवर्स मर्जर के आवेदन के लिए आरबीआई की मंजूरी से इक्विटास में 20% का अपर सर्किट भी आज हमने देखा और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 7% का उछाल। पूरी जानकारी लेते हैं पूजा त्रिपाठी से, बताइए। जो जीवन और इक्विटास के स्टॉक दोनों ही फोकस में थे और वजह ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिवर्स मर्जर के लिए इन दोनों ही कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है। काफी समय से दोनों कंपनियों ने आरबीआई के पास ये अर्जी डाली हुई थी और फाइनली उनको ये अप्रूवल मिल चुका है। अब वो होल्डिंग कंपनी के साथ अपने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज कर सकते हैं। इस रिवर्स मर्जर की अगर बात करें तो उसके फायदे क्या होंगे? देखिए, शेयरधारकों को काफी ज्यादा फायदा होगा। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट में एक कमी आएगी जिसका कि फायदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग के शेयरधारकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ शेयर्स भी यहाँ पर मिलेंगे।
रिवर्स मर्जर स्कीम के तहत प्रमोटर्स को मिलेगा एग्जिट रूट और होल्डिंग कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर मौजूदा होल्डिंग डिस्काउंट की बात करें तो इक्विटास का मौजूदा डिस्काउंट 35% है और उज्जीवन इस वक्त 43% के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए अब जरा फोकस रियल एस्टेट स्पेस पे भी कर ले। आज एक बार फिर से हमने देखा चौतरफा तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में देखी गई। दरअसल महाराष्ट्र में नया रीडेवलपमेंट प्लान से आज हमने इस स्पेस में अच्छा खासा एक्शन देखा और उछाल था। मानसी दवे से समझते हैं इस तेजी की और वजह। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का नया रीडेवलपमेंट प्लान आया है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र से जुड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स में दमदार एक्शन आज दिखा है। रीडेवलपमेंट स्कीम में महाराष्ट्र सरकार ने बदलाव किए हैं। जी हाँ, रीडेवलपमेंट का फंडा हमें पता ही है कि डेवलपर जो पुरानी या जर्जरित इमारत है उसे फिर रीडेवलप करता है और जब वापस उसे घर के मालिक को दिया जाता है तो फिर जो एरिया था उससे थोड़ा एरिया बढ़ाकर घर मालिक को ये घर मिलता है, जिसके चलते रीडेवलपमेंट को एक ऑप्शन के तौर पर माना जाता है। अब डेवलपर कैसे ये घर या इसका एरिया बढ़ा सकता है, इन्हें भी तो कहीं से ये कह सकते हैं कि एक रियायत मिलनी चाहिए या कहीं से परमिशन मिलनी चाहिए। यही परमिशन डेवलपर को मिलती दिखी है सरकार से, जिसके चलते ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनता दिखा है। दरअसल पुरानी और जर्जरित इमारत के रीडेवलपमेंट में बिल्डरों को रियायत मिली है। कैसे? बिल्डरों को ओपन मार्केट बिक्री पर जो 75 से 100% के इंसेंटिव एरिया मिलना अब से शुरू होगा। इससे पहले बिल्डरों को बिक्री पर 50 से 70% इंसेंटिव एरिया मिलता था। तो जो इंसेंटिव एरिया यानी कि जो मैं कह रही हूं कि घर के मालिक को घर का एरिया बढ़ के मिलता है, वो पहले जहां 50 से 70% इंसेंटिव एरिया बिल्डर को मिलता था, अब 75 से 100% इंसेंटिव एरिया बिल्डर को मिलता हुआ दिखेगा। इससे बिल्डरों को FSI दोगुना होने में मदद मिलेगी और इससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। रीडेवलपमेंट स्कीम में बदलाव के मायने क्या है? एक तो बिल्डर रीडेवलप किए घरों में पहले से बड़ा एरिया दे पाएंगे। दूसरा, रियायत का फायदा उन घरों में रहने वालों को भी मिलेगा। रीडेवलपमेंट के बाद 5% के बदले 8% अतिरिक्त जगह घर के मालिक जो है उन्हें मिलती हुई दिखेगी। इस फैसले से कई अटके पड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं तुरंत प्रभाव से शुरू होते हुए दिखेंगे। 750 वर्ग फुट से बड़े घरों को अतिरिक्त जगह का फायदा यहाँ पर नहीं मिलता हुआ मिलेगा। कह सकते हैं कि इसकी एक लिमिट भी है जो अपर लिमिट कही जा सकती है। 750 वर्ग फुट से अगर बड़े घर हैं तो फिर ये फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी क्यों है? जून 2021 में घरों की मांग में सुधार देखने को मिला है। कोरोना के मामले कम होने से स्थिति में सुधार मिला है। 3 BHK और उससे बड़े घरों की मांग बढ़ी है क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते अब बड़े घरों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये तमाम आए दिन नई खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छे दिन हैं। और रीडेवलपमेंट प्लान में जो चेंजेस की खबरें हैं, इसके चलते महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन हमने देखा है। तो चलिए, रियल एस्टेट स्पेस में उछाल की वजह हमने समझी। अब एक एक्सक्लूसिव खबर का हम रुख कर लेते हैं। नेक्टर लाइफ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर ये एक कुछ बड़ा डेवलपमेंट है। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है हमारे साथ। स्वाति, बताइए क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? बिल्कुल, नेक्टर लाइफ साइंसेज ये कंपनी है, जैसा आपने कहा, जिस पर फोकस करना है और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस कंपनी में हो रहे हैं प्रमोटर लेवल पर। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रमोटर्स यहाँ अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है और आप जानते हैं कि इनकी हिस्सेदारी करीब 55.8% टू बी प्रिसाइज और ये पूरा हिस्सा उनका इस वक्त गिरवी है। प्लेज्ड शेयर होल्डिंग है 100% एज ऑफ जून 2021। तो ये जो सूत्र बता रहे हैं वो बातचीत चल रही है इस वक्त कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ, जहां वैल्यूएशन पर ऑफ कोर्स इस वक्त डिसीजन हो रहा है कैसे और किन भाव पर इसको बेचना चाहिए, कितना पैसा कंपनी या प्रमोटर्स जुटाना चाहते हैं। कुछ बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जिनसे भी नेक्टर लाइफ की बातचीत चल रही है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पीरियड है या टाइमलाइंस है जहां हम देख रहे हैं कि नेक्टर लाइफ साइंसेज जो एक स्पेशलिटी फार्मा कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, APIs में है, यहाँ उसकी डिमांड भी इस वक्त बड़ी है। तो उनको उम्मीद है कि वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, मौजूदा भाव से बड़े प्रीमियम पर डील होने की संभावना है और हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ महीनों में यहाँ पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। जैसा मैंने बताया, इस वक्त बातचीत चल रही है दोनों ही पक्ष में, यानी नेक्टर लाइफ साइंसेज के प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी या फार्मा कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के साथ।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बड़ी विदेशी फार्मा यानी एमएनसी फार्मा कंपनीज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर रही हैं, जेवी फॉर्म करके इंडिया में कुछ चीज़ें बनाए जिसके अगेंस्ट वो उनको पैसा दें। 3 से 4 बड़ी कंपनियों से इस वक्त बातचीत हो रही है। ये बिल्कुल हमें कंपनी ने इनफैक्ट ये कंफर्म भी किया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कुछ कंपनीज के साथ बातचीत कर रही हैं। हालांकि ओवरऑल एमएनए एक्टिविटी पर कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। औपचारिक नो कमेंट्स जैसा रिस्पॉन्स दिया गया फ़ोन पर, बट रिटन रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला उनको लिखने के बावजूद। सो एक्साइटिंग टाइम्स है। नेक्टर लाइफ साइंसेज में काफ़ी एक्शन आगे देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हमने स्वाति से समझी नेक्टर लाइफ साइंसेज से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। एक और एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के लिए स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये सरकार दरअसल स्टील सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को होल्ड पर रख सकती है। क्या है इसके मायने, हमारे सहयोगी चेतन भूटानी से समझते हैं। बताइए चेतन। जी बिल्कुल, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज अभी हमको इशारा दे रहे हैं वो ये है कि जो स्टील सेक्टर है उसके लिए कोई अच्छी खबर आने वाले समय में नहीं आ रही है, क्योंकि जो भारत सरकार ने पिछले महीने एक इंडिकेशन दिया था कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है स्टील सेक्टर के लिए, उसको फिलहाल के लिए ऑन होल्ड रखा जाने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि जो अभी इंडस्ट्री है, अभी जो स्टील कंपनीज है, स्टील इंडस्ट्री है, वो अच्छे प्रॉफिट्स में चल रही है और अभी एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का सहारा स्टील कंपनीज को नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये खबर जो है स्टील डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्द यूनियन कैबिनेट इसका प्रस्ताव अप्रूव करता, क्योंकि ये लगभग 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम थी और 5 से 15% तक का एक इंसेंटिव देने की बात थी डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए। हाल ही फिलहाल में मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए बनाई गई थी स्कीम, ये स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल करने वाली कंपनीज के लिए थी, जिसमें हाई अलॉयज, हाई ग्रेडेड स्टील, अलॉय व्हील्स जैसी कंपनियां जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहती है और वो काफी फायदा मिल रहा था। लेकिन भारत सरकार का भी व्यू पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री अभी अच्छे प्रॉफिट में है और एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो पीएलआई स्कीम होती है वो देने का ज्यादा फायदा नहीं होएगा। आने वाले समय में अगर कोविड की थर्ड वेव में कुछ परेशानी होती है या फिर कुछ अदर इश्यूज होते हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं, उसके चलते तब भारत सरकार एक पीएलआई स्कीम देगी। लेकिन आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीएलआई स्कीम फॉर स्टील सेक्टर जो पिछले महीने भारत सरकार ने इंडिकेशन दिया था आएगा, वो फिलहाल के लिए अभी होल्ड पे डाल दी गई है। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या आपको खास स्ट्रैटेजी रखनी है और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 140 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, हालांकि नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान में थे, तो दोनों तरफ के ट्रेड अमेरिका में दिख सकते हैं, उस पर नजर रहेगी। एफआईज के डेटा देखने होंगे, थोड़ी सी फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा भी उतने ही अहमियत वाले होंगे। अगर पुट को रेशियो 1 के नीचे होता तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग का मौका भी आते हुए नजर आएगा, खरीदारी भी, शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिखेगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार पर असर डालेंगे। 15,625, 15,650 तुरंत प्रभाव से एक मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर 15,450, 15,500 तक की राह खुलती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर एक ही लेवल पर आपको नजर रखनी है, वो है 15,575। अगर 15,575 यहाँ से लगभग 100-125 पॉइंट नीचे, उसके नीचे बाजार बंद होते हैं तो ही आपको चिंता करनी है। अदरवाइज बाजार रेंज में है और रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 15,800 से 15,875 की रेंज ऐसी है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और वहां पर बाजार फिर से पहुंचता है अच्छे संकेतों के दम पर, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, या तो 35,000 के नीचे बंद हो तो फिर से थोड़ी सावधानी, या 35,500 के ऊपर बंद हो तो फिर से अच्छी मजबूती। इस 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी वक्त बिताते हुए नजर आएगा, लेकिन इसके बाहर, इंडेक्स के बाहर जो बाजार में मजबूती है वो इंडेक्स से नजर नहीं आ रही शायद, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर खरीदारी होती दिख रही है और वो खरीदारी कल भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, तो वहां पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। तो कल की मार्केट स्ट्रैटेजी के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणजादव.com के सीईओ आशीष केलकर है हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? वेरी गुड इवनिंग। आज हमने बहुत सारे सीमेंट स्टॉक में अच्छा खासा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, तो मैं मानता हूं कल भी ये मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, इसलिए मैंने सीमेंट स्टॉक चुना है एसीसी। एसीसी आज का क्लोज करीबन 207072 के आसपास है
तो उसका एट द मनी कॉल यानी 2080 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। इसका करंट आज का ये जो ऑप्शन है इसका क्लोजिंग है 52, इसके आसपास ही खरीदारी करनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 44 रुपीज का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 65 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 68 का। तो एसीसी का 2080 का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। सुदीप जी आपके पास आ रहे हैं और आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी आज आप बताने वाले हैं? इन 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हीरो मोटोकॉर्प दिग्गज 2 व्हीलर कंपनी है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 3400 रुपए का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए। इस कंपनी खासियत ये है कि रूरल डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है, रूरल डिमांड जो आने वाले दिनों में रूरल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, मॉनसून ठीक ठाक हो जाए तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगा, उसका बहुत बड़ा फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलेगा। दूसरी बात है कि ये अपना प्राइस हाइक लिया पिछले दिनों में और कॉस्ट रिडक्शन भी किया जिसके चलते मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तीसरी खासियत है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसके भी अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में देखने की संभावना रहेगी। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जो आने वाले दिनों में इस कंपनी को अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करेगी वो है ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके भी कंपनी ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है और ईवी में भी इनका जो 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 डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, बहुत ही होपफुल है हम लोग। यहाँ पे भी इस कंपनी का अच्छा खासा पकड़ बनेगा और जिससे कि आने वाले दिनों में इस कंपनी का प्रदर्शन और भी अच्छा होगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दूसरा कंपनी जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर का दिग्गज कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर में नतीजे ठीक ठाक नहीं आए थे, परफॉर्मेंस भी में दबाव था, पर करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1000 रुपए का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए। 2-3 खास यहाँ पे बात है कि इनका फोकस जो उनके स्ट्रेंथ एरिया, कोर एरिया, डोमेस्टिक मार्केट उस पे है और उससे आने वाले दिनों में नतीजे अच्छे होने की संभावना है। क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए हैं जिसके चलते प्रदर्शन में इंप्रूवमेंट आने की संभावना रहेगी। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि सरकार का ओवरऑल सब्सिडी पॉलिसी जैसे बन रहा है, जैसे कोशिश कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे फर्टिलाइजर कंपनीज का वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है जिसके एफिशिएंसी बढ़ रहा है और जैसे जैसे फार्म सेक्टर में नॉलेज का इंप्रूवमेंट हो रहा है, सिर्फ यूरिया की जगह कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे कंपनीज को होगा। ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन की कोशिश जारी है कंपनी की तरफ से और ये सारे जो फैक्टर्स हैं आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करेगी कंपनी को। यहाँ पे करंट लेवल पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं 6 से 9 महीना का टारगेट लेके। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और हीरो मोटोकॉर्प में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। सुदीप जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही।